सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट कंसेक्यूटिव 2 डेज से आप लोगों को इस चैप्टर का जो है वीडियोस मिल रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आपको मेरी सिर्फ वॉइस नोट ही जा रही होंगी, स्क्रीन पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी की वो जो टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब हम आप लोगों के बीच in front means you can say just in front of to you I'm just going to teach you in my third lecture of this chapter. The name of the chapter is manufacturing industries. ठीक है, I hope you all are good and be safe in your home. ठीक है, अपने घर पे रहो, सेफ रहो। तो कल तक हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके लोकेशन से रिलेटेड कुछ बातें करा था। आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो चलो आज की इस वीडियो पे, आज के इस क्लास में हम लोग सीखते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने ड्रीम, अपने जो भी आपने एम्बिशन रखा है, जो भी आप बनना चाहते हो इन फ्यूचर, ठीक है, उन सारे चीजों को साइड में रख करके, ठीक है, आज मेरे द्वारा दिया हुआ एम्बिशन को जो है कॉप अप करने की कोशिश करो। लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग यू, आई एम टेलिंग यू टू बी अ बिजनेसमैन। ओके, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं इसको पैशन बना करके इसी को जो है अपने फ्यूचर में जो है इसी चीज को लेकर के चलना है। ठीक है, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन बनने से पहले छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं बनना है, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है आपको। मैं एक बड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाह रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो उस बड़े से इंडस्ट्री को बनाने के लिए आपको अपने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए उसका लोकेशन की रिक्वायरमेंट जाननी चाहिए। ठीक है, कि क्या किस लोकेशन में आप अपने इंडस्ट्री को डालोगे जो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अभी लाइव चैट में नीचे आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कि अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट, सोचो थोड़ा सा थिंकिंग, अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो देन स्टूडेंट्स, है ना, आप अपने इंडस्ट्री को किस लोकेशन में जो है ओपन करना चाहोगे। सबसे बेस्ट लोकेशन आपके अनुसार एक इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए। लेट मी सी इन द चैट सेक्शन। ओके, सो मेनी वन ऑफ यू हैव गिवन अ वेरी गुड रिस्पॉन्सेस, है ना। तो चलो अब हमारे अनुसार चलते हैं कि एक बढ़िया सा इंडस्ट्री का लोकेशन हम कैसे चूज करेंगे। ठीक है, जुडिशियली कैसे चूज करेंगे कि एक बढ़िया सा लोकेशन क्या होना चाहिए इंडस्ट्री का। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बच्चों कि एक बढ़िया सा इंडस्ट्रियल लोकेशन को चूज करने के लिए क्या जिस चीज का इंडस्ट्री हम बनाने जा रहे हैं उसका वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मान लो हम बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की, टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री ऑफ विच आर मैन्युफैक्चरिंग स्टील, है ना। स्टील मैन्युफैक्चर करता है, तो स्टील में जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, आयरन लगते हैं ज्यादा मात्रा में, है ना, और भी अमाउंट के कुछ मिनरल्स लगते हैं। तो वो सारे मिनरल्स क्या वहां पे प्रेजेंट है, उसके रॉ मटेरियल्स वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई एक हिस्सा अपने कंट्री का या फिर अपने स्टेट का जिसमें प्रचुर मात्रा में, ढेर सारे मात्रा में रॉ मटेरियल्स अगर हमको मिल जाए, तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस उसी लोकेशन को दूंगा। ठीक है, कि वहीं पे हम अपना इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर रॉ मटेरियल हमें मिल जाए, है ना, तो हम आसानी से गुड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। फिर वहां पे उस लोकेशन पे हम ये भी देखेंगे कि क्या वहां रॉ मटेरियल के साथ साथ हमें लेबरर्स मिल सकते हैं या नहीं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है नहीं। क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री, अब मैं अकेला थोड़ी ना जाकर के सारा काम करूंगा और गुड्स को सप्लाई भी करूंगा। समझ में आ रही बात है। आई एम जस्ट गोइंग टू बी ओपन। मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं, एक अच्छे प्लेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं, है कि नहीं। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, आप मनी जो है लगाओगे बढ़िया से जुडिशियली सोच करके। तो कहां लगाओगे, जहां रॉ मटेरियल्स अच्छा हो, जहां लेबरर्स अच्छे हो, जहां पे लेबर्स प्रेजेंट हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस। समझ में आ रही बात है। तो रॉ मटेरियल भी मिल जाए, जहां लेबर्स भी इजिली मिल जाए, अफोर्डेबल रेट पे मिल जाए, है कि नहीं। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कैपिटल का। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रॉ मटेरियल मिल रहा है 2 प्लेसेस पे, प्लेस ए और प्लेस बी पे। समझ में आई बात है। प्लेस ए पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर केजी का मान लीजिए ₹1 हो रहा है, वही रॉ मटेरियल को कॉस्ट प्लेस बी पे, है ना, ₹1.50 हो रहा है। तो कोई भी बच्चा इसको तो नहीं अफोर्ड करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई लॉस में जाना नहीं चाहता है, इसे अफोर्ड करेगा। लेकिन फिर वही यहां पे हमारा जो है 1.50, लेकिन लेबरर्स जो है कम रेट पे अवेलेबल है। ठीक है, मान लीजिए लेबरर्स पर डे का कॉस्ट हमारा पर डे लेबर चार्ज अगर हम लोग 300 रुपीज दे रहे हैं यहाँ पे, और यहां पे पर डे लेबर चार्ज हमारा जो है ₹350 लग जा रहा है। समझ में ही बात है। मतलब यहां कम है
तो हमारा लेबर चार्ज ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है प्राइस थोड़ा सा तो लेबर चार्ज कम है। तो उस चीज को हम एक कैलकुलेशंस पे लेकर के चलेंगे बच्चों, कैपिटल्स, ठीक है। कैपिटल मतलब हम ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे कि हमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है, लेबरर्स की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर अवेलेबिलिटी चाहिए, है ना। तो उन सभी का, जैसे पावर का भी क्या होता है ना, पावर कंजप्शंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। किसी प्लेसेस में पावर का जो है प्राइस पर यूनिट का ₹3 है, तो किसी प्लेस में पावर का प्राइस जो है ₹5 है पर यूनिट का कॉस्ट। तो हमारा टोटल ये सारी अवेलेबिलिटी देखने के बाद हम टोटल कॉस्ट को, है ना, टोटल कॉस्ट को कैरी करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, क्या कैपिटल हमें इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। उसके बाद बच्चों हम जाएंगे और उस पर्टिकुलर लोकेशन को चूज करेंगे जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जिस प्लेस को हमने चूज करा है क्या वहां पे मार्केट है या नहीं है, सबसे पहला, ठीक है। मार्केट अगर नहीं होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन, मार्केट नहीं होगा तो हमें अपने गुड्स को वैसे प्लेस में जाकर के सेंड करना होगा, सेल करना होगा जहां पे मार्केट है। और अगर वैसे प्लेसेस में अगर हम लोग मूव करते हैं बच्चों जहां पे मार्केट काफी डिस्टेंस में है, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि गुड्स को हमने यहां से थ्रू किया तो दूसरा प्लेस पहुंच गया। समझ में आ रही है बातें? वहां से उस दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, यस और नो। ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल चार्ज ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कंप्लीट ऐड होगा, वहां भी लेबरर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो ड्राइवर होंगे, खलासी होंगे, समझ में आई? तो फिर से कॉस्ट ऐड हो जाएगा, फिर ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, लेबरर्स की अवेलेबिलिटी, कैपिटल की अवेलेबिलिटी, कैपिटल तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव में आ जाएगा, ओवरऑल हम देखेंगे, है ना। पावर की अवेलेबिलिटी, मार्केट की अवेलेबिलिटी, है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी, समझ में आ रही बातें? तो ये सारी चीजें हम लोग जो है देखेंगे। इसके साथ साथ किसी किसी प्लेसेस का गवर्नमेंट पॉलिसी भी देखनी होती है, ठीक है। जैसे किसी प्लेस पे गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको टैक्सेस ज्यादा इंपोज किए हुए, ज्यादा आपको पे करना है। किसी प्लेसेस में गवर्नमेंट पॉलिसी थोड़ा सा लूज है, वहां पे आपको थोड़ा कम टैक्स इंक्लूड होगा। तो ये जब सारी चीजें हम लोग मैनेज करके एक ओवरऑल एक माइंड मैप तैयार कर लेंगे अपने इंडस्ट्री का, तब जाकर के कॉस्ट इफेक्टिव चूज करेंगे कि किस प्लेस पे हमारा कॉस्ट जो है थोड़ा इफेक्टिवली कम लग रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो है मूव कर सकते हैं और अपने इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर एक बढ़िया सा लोकेशन चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। और इसके साथ साथ हम एक बढ़िया सा इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। बात करते हैं अब इंडस्ट्री सेटअप करने की बात की, ठीक है। मान लीजिए हमने इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, क्लियर हो रही है बातें? तो आपका सेकंड टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। मान लीजिए जैसे जमशेदपुर एक लोकेशन एग्जांपल में लेकर के चलते हैं, अपने झारखंड में जमशेदपुर है ना, टाटा स्टील जो है, टाटा कंपनी वहीं पे सेटअप है, उन्होंने अपने कंपनी को वहां पे सेटअप करा, ठीक है। अब उसके सेटअप होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री सेटअप किए, 2-4 लोग आकर के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और हो गया काम, नहीं। एक बड़ा सा इंडस्ट्री जब सेटअप होता है बच्चों, तो वहां काफी ज्यादा जो है डिफरेंट पोस्ट में वैकेंसीज क्रिएट होते हैं, ठीक है। वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं। हमारे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। उस एम्प्लॉयमेंट से लोगों की, उनकी फैमिली की, उनके प्लेस की डेवलपमेंट होती है और इस तरीके से एक नेशन का डेवलपमेंट होता है। तो अगर डिफरेंट प्लेसेस से ढेर सारे लोग आकर के रहना स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल होनी चाहिए। मतलब अगर लोग आकर के रहेंगे, भीड़ जमा होगा, क्राउड इकट्ठा होगा, तो क्राउड को जो है फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो मार्केट तैयार होगा। क्राउड को जो है मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल, थिएटर्स चाहिए, है कि नहीं, स्पोर्ट्स चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड चाहिए। तो धीरे धीरे उस इंडस्ट्री का जो आसपास का एरिया है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे जैसे अच्छे लोग आकर के एक पर्टिकुलर प्लेस में रहना स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हो गए और इंडस्ट्रियलिस्ट के नीचे जितने पोस्ट वाले लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं एज अ इंचार्ज, एज अ लेबरर्स, ठीक है, उन सारे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो एरिया धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो वही एरिया डेवलप हुआ तो वो क्या कहलाया हमारा? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मींस व्हाट? शहरीकरण। शहरीकरण मतलब वो एक रूरल एरिया था, हमने इंडस्ट्री सेटअप कर दिया, धीरे धीरे लोग जो है आ गए वहां पे और धीरे धीरे वो एक्सपैंड हो गया और एक बहुत ही बढ़िया सिटी डेवलप कर गया। तो अर्बनाइजेशन होता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प कर रहा है अर्बनाइज होने में। हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीज को समझा था। और अर्बनाइजेशन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे हेल्प कर रहा है? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई प्लेस में अर्बनाइजेशन हो गया, बहुत बढ़िया से चीजें जो है सही तरीके से चल रही है, ठीक है।
अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमको जो भी रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है मैन पावर की। लोग जो है अलग अलग जगहों से आकर के यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट करेंगे। अर्बनाइजेशन है, ऑब्वियस सी बात है, गांव से लोग शहर की ओर मूव करते हैं ताकि अच्छा अर्न कर सके, अच्छा से रह सके, ठीक है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल व्यतीत कर सके। तो मेन है क्राउड का, एक बड़ा सा क्राउड आकर के एक प्लेस पे रहना स्टार्ट कर गया। अब वो क्राउड पे हमारा क्या सेटअप किया जा सकता है, एक मार्केट सेटअप किया जा सकता है, और उस मार्केट में फिर बच्चों इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ उस मार्केट में हम सेंड कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है गुड्स और सर्विसेज बहुत ही इजीली लोगों तक पहुंच सकता है कम इफेक्टिव प्राइस में। वहां हम लोगों को किसी तरह का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या होगा, हमारा बच सकता है, तो फिर वो भी कॉस्ट इफेक्टिव आ जाता है कि नहीं। तो एक बढ़िया लोकेशन चूज करेंगे। इंडस्ट्री कैसे अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है और अर्बनाइजेशन कैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी हमारा क्लियर हो पा रहा है बात यहां से, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमेरेशन मतलब होता है ढेर, ठीक है। चलो क्लस्टर बोल सकते हो, ढेर एक जगह जमा हुआ, क्लस्टर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए एक लोकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अपने कंट्री इंडिया में ढेर सारा क्लस्टर है ना। अपने कंट्री में अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग क्लस्टर्स हैं, है ना। एक मुंबई पुणे क्लस्टर की बात करते हैं। मुंबई यहाँ अपना साइड वाले एरियाज में है ना, आपके जो कोस्टल एरियाज है उसी के बगल में, और वहीं पे पुणे और मुंबई क्लस्टर क्या हुआ, जहां पे एक जगह पे ढेर सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हो, ढेर सारे, एक नहीं, 1 2 3 नहीं, 4 5 6 नहीं, ढेर सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहा है। समझ में आ रही बात है। तो वहां एक क्लस्टर सेटअप हो गया। अब ढेर सारे जब इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं, वो इकोनॉमी सपोर्ट कर रहे हैं कंट्री के लिए, है ना। तो धीरे धीरे उनका एक अपना यूनिटी बनना एक यूनिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। लोग जो है जब इकोनॉमी सपोर्ट में हेल्प करें, मान लो ये स्ट्राइक पे आ गए तो इकोनॉमी जो है किसी कंट्री का नीचे जा सकता है, मतलब इनका जो है दबदबा है। अब ये क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली, अपने अनुसार जो है पॉलिसी को, नियम को जो है, अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, या गवर्नमेंट ने किसी तरह का डिसीजन लिया, सर अचानक से हाई इंपोज कर दिया टैक्सेस को, तो उसको नॉर्मल रेट पे रखना है, या तो फिर किसी तरह का एक अनइवन अगर पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू किया इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, तो वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ मिल करके, ठीक है, उस पॉलिसी के अवज में अपना आवाज रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, और उसके बाद फिर उनके अवज में जो है जो भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट जो है फैसला लेंगी, ठीक है। तो एग्लोमेरेशन मतलब क्या हुआ कि ढेर, एक तरह से हिंदी मीनिंग देखा जाए तो ढेर होता है, लेकिन ढेर सारे, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट एक जगह पे, इस तरह का हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लस्टर्स हैं, और ज्यादातर क्लस्टर्स आपको जो इंडिया में मिलेगा वो आपको जो है ना, कोस्टल एरियाज पे मिलेगा। रीजन क्या है कोस्टल एरियाज का, वो हमने अपने हिस्टोरिकल लोकेशंस, इंडस्ट्रियल का हिस्टोरिकल लोकेशन देखेंगे तब क्लियर होगा। इंडिया का हिस्टोरिकल मतलब प्री इंडिपेंडेंस लोकेशन में हम लोग चलते हैं। प्री इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है 1947 से पहले अगर इंडस्ट्रियल लोकेशन हम लोग देखें तो ज्यादातर हमारे, ठीक है, कोस्टल एरियाज पे थे। रीजन भी है, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग ब्रिटिशर्स के क्लच में थे। ब्रिटिशर्स ज्यादातर प्रोडक्ट्स क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट तो हवाई जहाज से करेगा नहीं, मेनली उसके सी रूट्स थे। अब सी रूट से जब वो एक्सपोर्ट करेगा तो वो चाहेगा कि उसके नजदीक, जितना नजदीक हो सके हमारा इंडस्ट्री सेटअप हो, जहां उसे वाटर अवेलेबिलिटी हो, लेबर अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, और आसानी से ट्रांसपोर्टेशन जो किया जा सके। मान लो वो लोग अगर दिल्ली में इंडस्ट्री सेटअप कर लेते तो दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से लाना पड़ता मुंबई तक, फिर वहां के पोर्ट से फिर लेकर के जाना पड़ता उनको अपने कंट्रीज में। इसलिए वो क्या करते थे बच्चों कि जितने भी इंडस्ट्रीज हुआ करते थे वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में जो है क्रिएट करते थे। उससे बेनिफिट क्या हुआ कि कोस्टल एरियाज से आसानी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता था, इजिली किया जा सकता था। इसलिए अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस लोकेशन की बात करें ना इंडस्ट्री की बच्चों, तो इंडस्ट्री की प्री लोकेशन ज्यादातर कोस्टल एरियाज में है, याद रखना। कहां पे? कोस्टल एरियाज पे, ठीक है। फिर अभी करंट सिनारियो क्या है, अभी हमारा इंडस्ट्री का लोकेशन का करंट सिनारियो क्या है? अभी तो बच्चा पूरे
मिड ऑफ द ओके कंट्रीज जो है आपके इंडस्ट्री सेटअप किए जा सकते हैं। आप जिस लोकेशन पे हो वहां इंडस्ट्री सेटअप किया जा सकता है, बशर्ते ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी, है कि नहीं। वाटर की फैसिलिटी जो है ना, मार्केट की फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी, लेबर की फैसिलिटी, रॉ मटेरियल की फैसिलिटी। अच्छा, वाटर मैंने दिया हुआ है यहाँ ऑलरेडी। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है उसके अनुसार, इसको देखते हुए अगर कॉस्ट इफेक्टिव है, आप ये तय कर पाते हो कि यू कैन जस्ट मेक अ बेनिफिट, यू कैन जस्ट मेक अ गुड वेलफेयर फॉर अ कंट्री, फॉर यू कैन सपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो आप अपने इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। ये सारी चीजें जो हैं आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, ठीक है। और इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन में हेल्प करता है, और अर्बनाइजेशन से डेवलपमेंट हो रही है अपने सारे जो भी लोकेशंस आप देख लो, ठीक है। क्राउड इकट्ठा हो रहा है, लोग रहना पसंद करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। समझ में आई बात है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। जो भी बातें पढ़ाई गई हैं अच्छे से रिवीजन कर लो, फिर से समझ लो, ज्यादा टॉपिक्स नहीं बताए गए हैं। एक बार अगर ध्यान से फिर से पढ़ लोगे तो क्या होगा, ये आपके माइंड में इस तरीके से बैठ जाएंगे कि आपको एग्जामिनेशन के दौरान जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखने के वो आएंगे रिलेटेड टू व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू सेट अप एन इंडस्ट्री, तो आपको ये स्क्रीन ही नजर आएगा, ठीक है, और ये मेरी बातें नजर आएंगी। So, very best of luck everyone for the preparation of your board examination। बहुत ही कम समय है और बने रहिए हमारे साथ। जो भी डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। We will try to reach to you at any instant। Okay, thank you।